joy of independence was accompanied by the agony of partition, the forcible separation of the subcontinent into India and Pakistan, and its violent aftermath. The region was finally free from British rule, but it was no longer united. इमेजिन करें कि आप जब सुबह उठें और आपको पता चले कि आपका घर अब किसी दूसरे देश में है और आपको वहां से सब कुछ छोड़ के अचानक से जाना पड़े। 1947 में करोड़ों लोगों के साथ यही हुआ था। एक देश के नक्शे पर पेन से लकीरें खींचने भर से ही उस देश के दो टुकड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। आखिर क्यों इतना बड़ा फैसला रातों रात ले लिया गया, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर अचानक से वहां से जाना पड़े। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, कि ब्रिटिश सरकार का भारत में क्या रोल था। मसालों के व्यापार में भारी मुनाफा देखकर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ब्रिटेन की महारानी से इजाज़त लेके वह समुद्र के रास्ते इंडिया पहुँचे। अगले 150 सालों तक अंग्रेज़ों ने अपना चुपचाप व्यापार बढ़ाते रहे और उन्होंने मद्रास, मुंबई और कोलकाता जैसी जगहों पर अपने मजबूत ठिकाने बना लिए। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं के आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और सन 1757 के प्लासी युद्ध में धोखे से बंगाल के नवाब को हराकर अंग्रेजों ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। सन 1764 के बक्सर युद्ध में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों को भारत में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया और फूट डालो राज करो नीति धीरे धीरे अपनाकर अंग्रेजों ने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। फूट डालो और राज करो नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के जनता और राजाओं के बीच के एकता को खत्म कर सके, ताकि वह सब मिल के अंग्रेजों का सामना ना कर सके। हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेद पैदा करना और छोटे राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर आसानी से उन पर कब्जा कर लेना और सभी जातियों के नाम पर ऊंच नीच के भावना को बढ़ावा देना। एक समुदाय को विशेष लाभ देकर दूसरे के मन में जलन पैदा करना। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। आगा खां और नवाब मोहसिन और सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब, यह सभी मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की और आगा खां को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। कुछ समय के बाद मुसलमानों के नेताओं को यह चिंता होने लगा कि भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो हिंदू की संख्या ज़्यादा होने के कारण मुसलमानों की राजनीतिक आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है, इसलिए वह सब अलग राजनीतिक संगठन चाहते थे। अंग्रेजों ने भी मुस्लिम नेताओं को उकसाया कि वह अपनी एक अलग मांग रखें और मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र हो। सन 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। उस समय जिन्ना इंडियन नेशन कांग्रेस के करीबी थे और उन्हें हिंदू मुस्लिम के समर्थक भी माने जाते थे। सन 1916 में लखनऊ कोर्ट में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें हिंदू मुस्लिम के राजदूत भी कहने लगे। लेकिन सन 1920 में महात्मा गांधी के जन आंदोलन के राजनीतिक से जिन्ना असहमत थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सन 1934 से 1940 के बीच में जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे पावरफुल नेता बन गए। जिन्ना को यह लगने लगा कि स्वतंत्र भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा होने के कारण और मुसलमानों की राजनीतिक आवाज़ सुरक्षित नहीं होंगे। जिन्ना ने सन 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग रखी, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग मंडल और आरक्षण की बातें थी। जब इन मांगों को पूरी तरह से नहीं माना गया तो जिन्ना बहुत निराश हुए और वह लंदन चले गए। कुछ समय लंदन में रहने के बाद सन 1934 में जब वे भारत लौटे तो वह पूरी तरह बदल चुके थे। सन 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग का खराब प्रदर्शन और कांग्रेस के खड़े रुख को देखकर
जिन्ना को यह लगने लगा कि अब समझौता मुमकिन नहीं है। सन 1940 में लाहौर रेजुलेशन आते आते जिन्ना पूरी तरह बदल चुके थे। जिन्ना ने यह कहा कि हिंदू मुस्लिम केवल दो धर्म नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक संरचना भी अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के सबसे पावरफुल नेता थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रखी। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, टू नेशन थ्योरी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारा की पूरी तरह से घोषणा कर दी और साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींचना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी इसे जल्दीबाजी में अंजाम दिया गया। सीमा तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक वकील को भारत भेजा और उनको बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। सिरिल रेडक्लिफ को इस काम के लिए इसलिए भी चुना गया क्योंकि उनका कोई भी संबंध भारत से नहीं था और वे कभी भी भारत आए नहीं और उनको यहाँ के भूगोल और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उन्हें निष्पक्ष माना गया। रेडक्लिफ को सीमा तय करने के लिए केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया। उन्होंने यह फैसला कुछ चीज़ें देखकर किए, जैसे कि उन्होंने यह फैसला रिलीजियस मेजॉरिटी को देखकर किया। जिन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे वे सब पाकिस्तान में गए और जहां पर हिंदू सिख ज़्यादा थे वह भारत में गए। उन्होंने नक्शे और जनगणना का भी सहारा लिया। समय कमी होने के कारण रेडक्लिफ किसी इलाके में दौरे पर नहीं जा पाए और पुराने नक्शे और जनगणना के आंकड़ों को देखकर ही नक्शों पर पेंसिल से लकीरें खींच दी। लेकिन समस्या इन 2 राज्यों में आई, बंगाल और पंजाब, क्योंकि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम आपस में घुले मिले थे और इसलिए बंगाल और पंजाब को आधा से काट दिया गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। रेडक्लिफ ने अपने रिपोर्ट में बताया कि जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, उन्होंने बताया कि 12 से 13 अगस्त तक पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे जानबूझकर आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को लागू किया ताकि अंग्रेजों के सर पर दंगों की जिम्मेदारी ना आए। लोगों को 15 अगस्त तक पता ही नहीं चला कि वह भारत में है कि पाकिस्तान में, और कई गांव ऐसे थे जो कि आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत में। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना सब कुछ छोड़ के अचानक से वहाँ से जाना पड़ा और 15 से 20 लाख लोगों की दंगों में बुरी तरह से मौत हो गई। तो बात करते हैं कश्मीर का मुद्दा कैसे छिड़ा, जिसकी वजह से आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बना है। अब बात करते हैं कश्मीर का मुद्दा कहां से शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बना है। कश्मीर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन वहां के राजा हिंदू थे। वह कश्मीर को किसी देश में ना मिलाकर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी और सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और वह श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। हमले से घबराकर महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत के कुछ शर्तों पर उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर साइन किया, जिससे कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर भारत में मिल जाने के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा, लेकिन 1948 में जब युद्ध लंबा खींचने लगा तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन के पास ले गए और यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों देशों को सीज फायर को कहा। सीज फायर से युद्ध रुक गया और जहां पर सेनाएं रुकी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसकी वजह से कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया।
आधा भारत में और आधा पाकिस्तान में। वीडियो के आखिरी में आपसे एक सवाल, क्या भारत के बंटवारा को रोका जा सकता था? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।